हेलो एवरीवन। पीवाईक्यू सीरीज़ जो साइंस की अपनी चल रही थी, साइंस एंड टेक की, उसमें अभी तक अपन कर चुके हैं 2013 से 2020 तक के क्वेश्चन। आज अपन करेंगे 2021 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो करते हैं हम। और जल्दी अपनी ये सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है और कोशिश भी कर रहे हैं यार अप्रैल में कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध कराती है? इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। बी ऑप्शन है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का पारिस्थितिकी प्रबंधन। थर्ड है भाई, निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार। डी है इसका प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। तो भाई ये R2 व्यवहार संहिता जो है ये किसके साधन उपलब्ध कराती है? ये इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार के लिए साधन उपलब्ध कराती है। ठीक है, ध्यान रखना, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो देखो, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग R2 मानक उन व्यवसायों के लिए प्रक्रियाओं, सुरक्षा उपायों और प्रलेखन आवश्यकताओं का एक सामान्य सेट प्रदान करता है जो उपयोग किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत और पुनर्चक्रण करते हैं। सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंटरनेशनल संस्थान R2 मानक को इलेक्ट्रॉनिक्स नवीनीकरण और रिसाइकलिंग उद्योग के लिए एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण, श्रमिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक के रूप में परिभाषित करता है। प्रश्न पूछने के कारण जुलाई 2021 में R2 व्यवहार संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस का COP 2.1 संस्करण जारी किया गया था। इस वर्ष एग्जाम 10 अक्टूबर को हुई थी, इसलिए आ गया था, राइट, कोरोना की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक या वेक्टर के रूप में किया जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देखो भाई, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन, पुनः संयोजक वेक्टर टीके जीवित प्रतिकृति वायरस हैं जिसकी एक रोगजनक से प्राप्त अतिरिक्त जीन को ले जाने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग की जाती है और ये अतिरिक्त जीन प्रोटीन उत्पन्न करते हैं जिसके विरुद्ध हम प्रतिरक्षा उत्पन्न करना चाहते हैं। वेक्टर ऐसे वाहक हैं जिनका उपयोग आनुवंशिक सामग्री को कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए किया जाता है। वेक्टर आनुवंशिक सामग्री को हटाकर बनाया जाता है जो वायरस को दोहराने या रोग फैलाने की अनुमति दे सकता है। वेक्टर वैक्सीन आनुवंशिक निर्देशों के साथ डाला जाता है कि दूसरे वायरस जैसे कोविड-19 वायरस को कैसे परिलक्षित किया जाए। यह मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए एक गंभीर वेक्टर की तरह दिखता है। इस प्रकार प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीरता से प्रतिक्रिया करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक व्यापक शब्द है जो इस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसका उपयोग किसी जीव की आनुवंशिक संरचना में हेरफेर के लिए किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडों के अंतःपात्र इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है भाई, किसी संतान को सूत्रकणिका रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है न कि पिता से। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है भाई। 3 पेरेंट बेबी अच्छे से पढ़ के जाना। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी MRT या माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन एक चिकित्सा तकनीक है जिसमें एक महिला द्वारा किसी किए गए दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया को एक डोनर के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया से बदल दिया जाता है। किसी संतान में सूत्रकणिका रोग माइटोकॉन्ड्रियल रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है क्योंकि पिता से तो स्पर्म आता है, उसमें सिर्फ न्यूक्लियस आता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक IVF के जरिए अंडे को फिर से पार्टनर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। इस प्रकार भ्रूण से किसी भी
भ्रूण ऐसे किसी भी दोष से मुक्त हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दान में दो सबसे आम तकनीक मातृधुरी स्थानांतरण यानी मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर और परमाणु स्थानांतरण प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर है। इस प्रकार यह चिकित्सा तकनीक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माइटोकॉन्ड्रियल रोग के संचरण को रोकती है। एमआरटी से उत्पन्न बच्चा जो 99% से अधिक आनुवंशिक रूप से मेल खाता है माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी से मुक्त होता है। अतः दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलगार्ड फर्स्ट एंड बोलगार्ड सेकंड प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? तो ये तो जीएम फसल है। देखो भाई, फसली पादपों का क्लोनी प्रवर्धन नहीं, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास, यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो भाई, 2002 में व्यवसायीकरण के लिए अनुमोदित बोलगार्ड फर्स्ट बीटी कॉटन जो देश की पहली जीएम फसल थी की शुरुआत के बाद बोलगार्ड सेकंड 2006 एक कीट प्रतिरोधी किस्म है जो बॉलवर्म से फसल की रक्षा करती है। बीटी कॉटन को जीवाणु बैसिलस thuringiensis से एक माइक्रोबियल प्रोटीन को व्यक्त करने के लिए कपास जीनोम को आनुवंशिक रूप से बदल कर बनाया गया था। HT बीटी कॉटन वेरिएंट यह बीटी कपास का दूसरा प्रकार है। यह वेरिएंट संशोधन की एक और परत जोड़ता है जिससे पौधे हर्बिसाइड या ग्लाइफोसेट के लिए प्रतिरोधी बन जाता है। हालांकि इस संस्करण को नियामक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। ग्लाइफोसेट का कार्सिनोजेनिक प्रभाव होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पर या ज्वाला के तापमान पर या फिर ढक्कन के भार पर? तो ये भाई डिपेंड करता है, ज्वाला पर तो नहीं, ज्वाला के तापमान पर डिपेंड नहीं करता, ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल पर और ढक्कन के भार पर। पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रेशर कुकर इस सिद्धांत पर आधारित है कि दबाव बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। यह भाप को पास रखकर काम करता है जिससे बर्तन में दबाव बढ़ जाता है। दाब बढ़ने के कारण जल का क्वथनांक ऊपर उठ जाता है। प्रेशर कुकर का उपयोग करने के लाभ यह हैं कि वे खाना पकाने के समय को लगभग 2/3 कम कर देते हैं। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। PV = NRT आदर्श गैस समीकरण है। यदि प्रेशर कुकर के ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल दबाव को समायोजित करने के साथ सुरक्षा वाल्व की तरह काम करता है, यदि छिद्र का क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रेशर कम होगा एवं यदि छिद्र का क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर अधिक होगा। बंद कुकर के अंदर तरल पर सतह का दबाव बढ़ाकर हम खाना पकाने का तापमान बढ़ा सकते हैं। इस दबाव को प्रेशर कुकर के ढक्कन के भार को बढ़ाकर किया जा सकता है। अतः थर्ड स्टेटमेंट सही है। प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाना पकाया जाता है वह ज्वाला का तापमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यदि दबाव ज़्यादा हुआ तो कम ज्वाला तापमान पर भी खाद्य पकाए जा सकते हैं। अतः सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, विषाणु उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? तो भाई जीवाणु और कवक को किया जा सकता है बट वायरस को नहीं किया जा सकता। देखो भाई, जीवाणु, कवक, विषाणु के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। विषाणु स्वयं बिना मेजबान के प्रजनन नहीं कर सकते। वे अपने लगभग सभी जीवन निर्वाह कार्यों के लिए परपोषी कोशिका पर निर्भर करते हैं और विषाणु प्रोटीन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकते। इनका कृत्रिम संश्लेषण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडिनोवायरस में एकल तंतु DNA संजीन या जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु DNA संजीन या जीनोम होते हैं। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है जबकि एड्स जो है ये रेट्रोवायरस के कारण होता है। तो उपयुक्त में से कौन से स्टेटमेंट सही है भाई? ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है। पढ़ते हैं क्यों। एडिनोवायरस गैर आच्छादित डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। ओके। एडिनोवायरस में एक प्रोटीन के कोर के आसपास एक प्रोटीन सेल होता है जिसमें रैखिक डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम होता है। एडिनोवायरस मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से लेकर कॉमन कोल्ड तक शामिल होते हैं।
रेट्रोवायरस एक प्रकार का वायरस है जो आरएनए को अपने वंशानुगत घटक के रूप में उपयोग करता है। यदि एक रेट्रोवायरस एक कोशिका को संक्रमित करता है तो यह अपने आरएनए जीनोम की नकल सम्मिलित करता है। एक बार जब यह मेजबान कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच जाता है तो वायरस डीएनए के उत्पादन के लिए अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग करता है। रेट्रोवायरस अन्य विषाणुओं से इस मायने में भिन्न है जो प्रत्येक विषाणु में एकल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम की 2 पूर्ण प्रतियां होती हैं। रेट्रोवायरस कई मानव रोगों जैसे कैंसर और एड्स के कुछ रूपों का कारण बन सकता है। मानवों में एड्स फैलाने वाली एचआईवी वायरस जातियां इसी रेट्रोवायरस कुल की सदस्य हैं। ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस HTLV टाइप 1 एंड 2 रेट्रोवायरस से संबंधित हैं। HTLV 1 ज़्यादातर जापान, कैरेबियन और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह यौन संपर्क, रक्ताधान और सुई साझा करने से फैलता है। माताएं स्तनपान के माध्यम से अपने बच्चे को भी वायरस पहुंचा सकती हैं। HTLV 1 टी सेल ल्यूकेमिया के विकास से जुड़ा है। यह HTLV 1 एसोसिएटेड माइलोपैथी, ट्रॉपिकल स्पास्टिक और पैरापेरेसिस नामक रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करने वाले एक तंत्रिका संबंधी विकार से भी जुड़ा हुआ है। HTLV 2 के बारे में कम जानकारी है, जो ज़्यादातर उत्तर मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। यह HTLV 1 की तरह ही प्रसारित होता है और संभवतः न्यूरो डिजेनरेटिव रोग और कुछ रक्त कैंसर के विकास से जुड़ा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थ को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। यह ऊष्मा का सुचालक है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है। यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। तो भाई ये है भाई, इसकी प्रकृति क्या होती है? जल की द्विध्रुवीय होती है, ऑब्वियसली OH-। पानी की रासायनिक संरचना और भौतिक गुण हैं जो इसे इतना उत्कृष्ट विलायक बनाते हैं। पानी के अणुओं में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु की एक ध्रुवीय व्यवस्था होती है। एक तरफ हाइड्रोजन पर सकारात्मक H+ विद्युत आवेश होता है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन पर नकारात्मक -2 चार्ज होता है। यह पानी के अणु को कई अन्य विभिन्न प्रकार के अणुओं की ओर आकर्षित होने की अनुमति देता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय क्योंकि यह सममित नहीं है। ऑक्सीजन की तरफ हाइड्रोजन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां LED बत्तियों के किस तरह भिन्न है? फर्स्ट है, सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु LED बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। सेकंड है, सड़क की बत्तियों के रूप में LED बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। नेक्स्ट है भाई, सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एकवर्णीय होता है, जबकि LED बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। तो भाई इसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है देखते हैं। सोडियम वाष्प लैंप एक गैस डिस्चार्ज लैंप है जो 589 नैनोमीटर के विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश उत्पन्न करता है, जब कम दबाव वाले सोडियम लैंप केवल मोनोक्रोमेटिक पीला प्रकाश देते हैं और इसलिए रात में रंग दृष्टि को बाधित करते हैं, जबकि LED लैंप सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। अतः थर्ड स्टेटमेंट सही है। सामान्य तौर पर सोडियम वाष्प लैंप 300 डिग्री सेल्सियस जैसे तापमान पर काम करता है। सोडियम वाष्प लैंप में उच्च दक्षता होती है। सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्पन्न ऊष्मा बहुत कम होती है। सोडियम वाष्प लैंप विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हैं। सोडियम वेपर लैंप कोहरा और बरसात के मौसम में प्रभावी ढंग से काम करते हैं। क्रिकेट के मैदान में फ्लड लाइट्स नई LED 50,000 से 1,00,000 घंटे या इससे अधिक समय तक चल सकती हैं। एक फ्लोरोसेंट बल्ब के लिए सामान्य जीवन काल तुलनात्मक रूप से 10 से 25% सबसे अच्छा लगभग 10,000 घंटे हैं। अतः सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। LED व्यावसायिक रूप से
उपलब्ध प्रकाश प्रौद्योगिकी की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा कुशल है। इसका कारण है कि वे इंफ्रारेड विकिरणों के रूप में बहुत कम ऊर्जा बर्बाद करते हैं। फ्लोरेसेंट रोशनी शामिल करने के लिए अधिकांश परंपरागत रोशनी से काफ़ी अलग है। वे सीधे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं 180 डिग्री बनाम 360 डिग्री, जिसका मतलब है कि वहाँ है पुनर्निर्देशित करने या प्रकाश को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता से बहुत कम नुकसान, जबकि सोडियम बत्तियाँ प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? फर्स्ट स्टेटमेंट है आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों के पुनर्स्थापित जीन के फॉर्म में, या फिर भारत के जीन उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास, या फिर वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर, या फिर विषाणु जनित रोगों का प्रसार। तो भाई इसमें विषाणु जनित रोगों का प्रसार रहेगा। पढ़ते हैं इसके बारे में। ACE एक एंजाइम, एक तरह की प्रोटीन है जिससे कोविड-19 वायरस जुड़ा होता है। बच्चों में ACE2 रिसेप्टर्स की संख्या कम होने का मतलब है कि उनके फेफड़ों को वायरस उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ACE2 छोटी छोटी प्रोटीन्स बनाता है जो कोशिका के काम को नियंत्रित करते हैं। ये कोशिकाओं के बाहरी सतह पर मिलते हैं। SARS-CoV-2 जो वायरस है ACE2 से जुड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई चाबी किसी ताले में घुसती है। इसी के बाद कोशिका में वायरस की एंट्री और इन्फेक्शन की शुरुआत होती है। इस एक तरह से ACE2 कोविड-19 के लिए कोशिका के दरवाजे की तरह काम करता है। ACE2 कई तरह की कोशिकाओं और टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। यह फेफड़ों, दिल, रक्त धमनियों, किडनी, लीवर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मिलता है। यह एपिथेलियल कोशिकाओं में भी होता है जो नाक, मुंह और फेफड़ों में होती हैं। फेफड़ों के भीतर यह टाइप 2 न्यूमोसाइट्स में खूब होता है। न्यूमोसाइट्स में वे कोशिकाएं होती हैं जो एल्वेलाई नाम के चैम्बर्स में मिलती हैं। यहीं पर ऑक्सीजन सोख ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। यह शरीर के बायोकेमिकल रास्तों का अहम हिस्सा है। ACE2 ब्लड प्रेशर, घावों को भरने और सूजन को रेगुलेट करने में अहम भूमिका निभाता है। ACE2 एंजियोटेंसिन सेकेंड ANG सेकेंड नाम की प्रोटीन की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ANG सेकेंड ही ब्लड प्रेशर बढ़ने और सूजन और रक्त धमनियों की लाइनिंग को चोट पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। ACE2 का एक काम ANG सेकेंड को अन्य अणुओं में बदलना भी है जो ANG सेकेंड के असर को कम करते हैं। जब SARS-CoV-2 ACE2 से जुड़ता है तो वह ACE2 को उसका काम करने से रोकता है, यानी ANG2 की मात्रा बढ़ने लगती है जिससे टिश्यूज़ को नुकसान होता है। जब ACE2 की मात्रा कम होती है तो कोविड-19 की गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्फिनॉल A BPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन, या फिर पॉलीकार्बोनेट, या फिर पॉलीएथिलीन टेरपेथलेट, या फिर पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो भाई ये पॉलीकार्बोनेट से बना है। देखो, बिम्फेनॉल्स BPA फेनोलिक कार्बोनिक सिंथेटिक यौगिक हैं जिनका उपयोग पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन के उत्पादन में एक योज्य या मोनोमर्स के रूप में किया जाता है। BPA एक प्रजनन, विकासात्मक और प्रणालीगत विषैला पदार्थ है जिसे अक्सर अंतःस्रावी विघटनकारी यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। शरीर में BPA के अवशोषण के परिणाम स्वरूप चयापचय संबंधी विकारों का विकास हो सकता है, जैसे कम सेक्स, विशिष्ट न्यूरो डेवलपमेंट, प्रतिरक्षा विषाक्तता, न्यूरोटॉक्सिसिटी और सेलुलर मार्ग का हस्तक्षेप। इसलिए पर्यावरण में BPA और इसके समकक्षों की उपस्थिति में हाल ही में वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। PVC यह एक बहुलक है जो वाइनिल क्लोराइड पॉलीमराइजेशन से बना है। PVC का उपयोग रेनकोट, तार, पाइप, बोतलें, क्रेडिट कार्ड, पर्स आदि सहित
कई प्रकार के उत्पादों में किया जा रहा है। चूंकि यह पानी और आग का प्रतिरोध करता है, इसलिए यह कई उत्पादों के उत्पादन में उपयोगी है। पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट यह एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक एसिड का संघनन बहुलक है। यह मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों जैसे फलों और पैकेजिंग सामग्री, शॉपिंग बैग, पानी की बोतलों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट को पॉलीएस्टर फाइबर में भी पुनर्नवीकरण किया जाता है। इन पॉलीएस्टर फाइबर का उपयोग सिंथेटिक कालीन, सिंथेटिक कपड़े और अन्य कपड़ा उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट बहुलक पुनः प्रयोज्य है और इसे विभिन्न आकारों में पुनः आकार दिया जा सकता है। अतः थर्ड स्टेटमेंट सही है। पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट के दहन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक से बनी बोतलों में शराब के संग्रहण पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि खराब रखरखाव या एवं तापमान के बढ़ने पर लीचिंग से शराब के खराब होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोशन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? तो भाई खाद्य परिरक्षक, ओह माय गॉड यार, फल पकाने वाले पदार्थ, प्रसाधन सामग्री, पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र। तो भाई इसमें आएगा प्रसाधन सामग्री। ट्राइक्लोशन कई उपभोक्ता उत्पादों में जोड़ा जाने वाला एक घटक है। इसका उद्देश्य जीवाणु संदूषण को कम करना या रोकना है। ये कुछ जीवाणुरोधी साबुन और बॉडी वॉश, टूथपेस्ट, कुछ सौंदर्य प्रसाधनों में जोड़ा जाता है। ये कपड़े, बर्तन, फर्नीचर और खिलौनों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, या प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, या प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। यार मैंने एक चीज़ देखी है, जहाँ पर ब्रैकेट में देते हैं ना मतलब ऑप्शन, डेफिनेटली 99% आंसर में वही जाता है। हालांकि सिर्फ हिंदी दे रखी है, इंग्लिश ही दे रखी है, बट फिर भी आंसर गया ना। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जो लगभग 6 ट्रिलियन मील 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। प्रकाश की गति ब्रह्मांड भर में स्थिर है। उच्च परिशुद्धता के लिए जाना जाता है। निर्वात में प्रकाश, ये कितना हो गया भाई, 670, 616, 629 मील प्रति घंटे। भाई 1079252849 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। आप देख लेना भाई। प्रकाश वर्ष में खगोलीय दूरियों को मापने के कारण है। ब्रह्मांड की विशालता का वर्णन करने के लिए किलोमीटर और मील जैसी परिचित इकाइयां बेतुकी छोटी हैं, और प्रकाश की गति लगभग 2.998 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे अपन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के मान के साथ परिमित और स्थिर दोनों हैं। अतः विकल्प डी जो है वो सही है। एक प्रकाश वर्ष दूरी का माप, न कि समय का। अच्छा, प्रकाश वर्ष दूरी का माप है, ये तो सबको पता है भाई, समय का माप नहीं है, दूरी का माप है। क्लियर? तो भाई ये हो गया अपना 2021 का पेपर। कल करेंगे अपन 2022 का पेपर, और जल्द ही कब तक हो जाएगा अपना, 2-3 अभी कितने 3 डेज और लगेंगे, ठीक है, फिर पूरा हो जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और बुक चाहिए तो धर्मेंद्र जाखड़ जी सर के उससे मंगा सकते हो, लिंक से मंगा सकते हो। यार उन्होंने 4 बार इंटरव्यू क्लियर किया है, लगभग 6 बार उन्होंने प्री क्लियर किया है। सॉरी, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया है, 4 बार मेंस क्लियर किया है, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। और इस बार भी यार बेड लक बोल सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं, तो उन सर का सिलेक्शन नहीं हो पाया। काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं यार उनके, लाइक जीएस में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, बट एक तो उनके ऑप्शनल दिक्कत कर गया, और एक इंटरव्यू में बद से बदतर काम कर रहे हैं यार, वो बिल्कुल ही 110 मार्क्स पे उन सर को रोक रहे हैं। तो
ऐसे कुछ डेस्टिनी सर की रही, मतलब स्टोरी सर की ऐसी रही है। बट काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। तो आपको अगर कोर्स वोर्स लेना हो तो ले सकते हो। भाई मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रही, ना ही मुझे उनसे बेनिफिट, मतलब प्रचार प्रसार करने से बेनिफिट है। हाँ, हालांकि उनसे पढ़ने से, उनके मटेरियल यूज़ करने से डेफिनेटली बेनिफिट है, सब बच्चों को ही बेनिफिट है। चलो ठीक है, बाय बाय, बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर लेना।